अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. Uh, we are वालेकुम सलाम। we are starting our. I had some over here the power uh, failure problem. Uh, uh, so we have lost some time, but okay, now we are ready, and we can continue with our. All right. Uh, as our practice is that I always ask कि आपका अब टिल नाउ जो हमने मटेरियल कवर किया है उसके बारे में आपके कोई क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है फ्रॉम द मटेरियल वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ? यस, हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है मेरी? मुजीब, जी सर, रशीद, नो इशू। नो इशू। अच्छा, हमने मैट्रिसेस वो लास्ट टाइम डिस्कस करना का शुरू किया था, मैट्रिक्स ऑपरेशन। ज़ाहिर मैट्रिसेस का एरिया इज इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फील्ड, लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, लेकिन हमारा मैट्रिक्स में एक अहम पार्ट जो हमेशा हमें तमाम लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आता है, जिसको मैं पहले मेंशन भी कर चुका हूँ, वो है मैट्रिक्स के इन्वर्स फाइंड करना। और मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह हमने अभी ये मेथड सीखे जो ये आप मैंने पिछली दफ़ा ये पढ़ाए कि जिसमें ये ये दो मेथड हमने सीखे थे लास्ट टाइम। एक तो उसके तीन वेरिएशंस के साथ हमने सीखा कि अगर सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है मल्टीपल वेरिएबल्स में तो हम उसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका ये पहले गॉसियन को हमने सीखा, ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। इसका भी मकसद यही था कि अगर ए सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और उनको हम सॉल्व करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली फॉर फाइंडिंग ऑल द अननोन्स, तो हम जो इक्वेशंस पे अलाउड ऑपरेशंस हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय अ कांस्टेंट, changing the positions of equations, multiplying a equation by a number and adding to another equation, ये हमारे equations के valid operations थे। इनको हमने augmented matrix की शक्ल में लिखकर इन operations को किया और उसको solve किया। पहले खाली गॉसियन अप्रोच से किया जिसमें हाफ यानी एक ट्राइंगल को हम ज़ीरो कर लेते हैं और फिर वहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन करके बाकी तमाम वेरिएबल्स हल कर लेते हैं। दूसरा मेथड हमने गॉसियन जॉर्डन मेथड देखा जिसमें आप अपर और लोअर दोनों ट्राइंगल्स को ज़ीरो कर लेते हैं और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बचती है और उस तरह डायरेक्टली तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें पता चल जाती है। यहाँ भी एम यही था कि मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस इन मल्टीपल वेरिएबल्स को सॉल्व करना। अब मैट्रिसेस, इसमें भी मैट्रिसेस को यूज किया, मैट्रिक्स ऑपरेशंस यूज किए। अब इसी काम को करने का एक दूसरा ऑप्शन इस शक्ल में आता है कि यही कि आपके अननोन मल्टीपल इक्वेशंस है उन्हें सॉल्व करें। इसमें हमने जाहिर है इसमें एक होमोजीनियस सिस्टम को भी देखा था जिसमें राइट हैंड साइड जीरो थी, अदरवाइज बाकी सारे इशू और प्रॉब्लम इसके वही थे। तो ये हमने सीख लिया। ये बैक सब्स्टिट्यूशन जो गॉसियन मेथड के साथ ट्राइंगल में आप नीचे का सॉल्व किया तो बैक सब्स्टिट्यूशन से ऊपर के तमाम वेरिएबल्स को फाइंड कर लिया। अच्छा, फिर जब हमने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस बेसिक सीखने शुरू किए
तो हमने उसमें एक चीज़ ये देखी कि अगर मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, तो क्योंकि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई अब फिर मैट्रिक्स इन्वर्स मालूम करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को सीखा। उसमें जो हमारी मेन पॉइंट्स आए वो ये आया कि matrices can be of not necessarily matrices should be square for solving. They can be matrices multiplication for multiplication. They can be rectangular. However, जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें उनकी डायमेंशन के दरमियान एक रिलेशनशिप रखनी ज़रूरी है, और वो ये थी जो हमने देखी कि मैट्रिसेस को जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमने उसकी डायमेंशंस को कि फर्स्ट मैट्रिक्स का डायमेंशन ये कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर होना ज़रूरी है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का रो इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो अगर ये नंबर ऑफ रोज सेम है, ये रो का साइज का मतलब है कि ये कॉलम, अगर नंबर ऑफ रोज सेम है इसका मतलब है इट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉलम। और इधर अगर हम कह रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जो आर हम रख रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब है कि साइज ऑफ द रो। तो इस साइड की रो इस साइड के कॉलम से मैच करना ज़रूरी है जब भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कॉलम इस रो के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता है और एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट होता है। तो एक ये रिक्वायरमेंट हमने तय की, और फिर ये कहा कि अगर इस तरह की डायमेंशन हो m इंटू आर एंड r इंटू एन, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स की डायमेंशन ये m इंटू एन होंगी। और उसकी फिर हमने एग्जाम्पल भी देखी इस बात के लिए। ये इसकी फिर एग्जाम्पल हमने देखी कि अगर इसकी कोई भी रो एक है और इधर से इसका कॉलम है, तो ये कॉलम इस रो से मल्टीप्लाई होगा, और इसको हमने फिर रो कॉलम रूल कहा मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का, कि आप एक रो इधर से लेंगे, इधर से एक कॉलम लेंगे, और प्रोडक्ट की मैट्रिक्स में उस रो कॉलम पर जो एलिमेंट बनेगा वहाँ पर इसकी डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट को डाल देंगे। तो ये हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में किया। बाकी चीज़ ऑपरेशंस वर सिंपल, एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिक्वायरमेंट खाली ये थी कि मैट्रिसेस की साइज या डायमेंशन बराबर हो, और फिर 1 to 1 ऑपरेशन हमने उसमें किया। उसका काम ज़्यादा सिंपल और आसान था कि आपकी टिल द टाइम यू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द डायमेंशन, आपके वो सारे ऑपरेशन बड़े ऑब्वियस थे। ये वाले हमारे ऑपरेशन, ये इक्वलिटी का ऑपरेशन। इक्वलिटी के ऑपरेशन में पहला स्टेप, इन सब में इम्पॉर्टेंट स्टेप ये था कि मैट्रिसेस जिनके ऑपरेशन हम कर रहे हैं उनके साइज मैच करें इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। साइज का मतलब है रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होना। जब हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं दो मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। इनके लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि वो उनकी डायमेंशन एक जैसी हो। डायमेंशन एक जैसी होने का मतलब ये नहीं कि वो मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल से मुराद ये है कि उनके डायमेंशन बराबर होने के बाद, अब जैसे ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, इनकी डायमेंशन एक जैसी हैं, दोनों 2 by 2 की हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ये मैट्रिसेस इक्वल है। मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए ज़रूरत क्या है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे बराबर हो। तो जैसे इसमें अगर 2 है और 2 है, इधर 3 है 3 है, यहाँ 1 है 1 है, और यहाँ ये x की जगह 5 हो, तो 5 है 5 है, तब हम कहेंगे ये इक्वल है। तो डायमेंशन का इक्वल होना एक रिक्वायरमेंट है
for carrying out all these operations like are the matrices equal, इसका मतलब एलिमेंट्स बराबर है, कैन वी ऐड देम, यस, पहला रिक्वायरमेंट, अगर डायमेंशन एक जैसी हैं तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना मुमकिन है। पहला स्टेप ये है कि अगर डायमेंशन एक जैसी हैं तो उन मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, अगर डायमेंशन एक जैसी नहीं है तो ऐड सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता। तो ये पहला रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्वेजिट। जब ये रिक्वायरमेंट मीट हो गया, फिर एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन, ईच इंडिविजुअल एलिमेंट दूसरे इंडिविजुअल एलिमेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी डायमेंशन वही रहेगा, अनचेंज। और इसको हमने देखा मैथमेटिकली, सीखना भी हमें पता हो कि एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का मतलब है कि पहली मैट्रिक्स का ए आई जे एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के बी आई जे एलिमेंट में ऐड होगा, और वो सम वाली जो मैट्रिक्स है जिसका नाम आप सी रख सकते हो या जो भी रखते हो, सी के आई जे एलिमेंट बन जाएगा। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को कहने का ये तरीका है, और यही या ए प्लस बी का आई जे कह दें या इसको सी मैट्रिक्स नाम रख दें तो सी का आई जे कह दें, ये इसको एक्सप्रेस करने का तरीका। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हमने सारे देखे। ये इसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हमने ये भी देखा कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका तरीका यहाँ हमने बताया कि वही कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो उस ए का ए आई जे एलिमेंट, हर ए आई जे एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे बाहर कांस्टेंट है तो इसका हर ए आई जे एलिमेंट से, तो उसको कहने का ये तरीका है और ये इसका ऑपरेशन है। और इससे हमारी वो मैट्रिक्स जिसका नाम यहाँ हम सी ए कह रहे हैं, उसका वो सी आई जे एलिमेंट बन जाएगा। फर्ज करो आपने इसका नाम रखा, अगर सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए को और यू कहोगे इट बिकम्स ए मैट्रिक्स बी, नई मैट्रिक्स का नाम आप बी रख देंगे, तो आप कहोगे सी इंटू ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। ओके, तो मैट्रिसेस की इक्वलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग बाय ए स्केलर एंड इन द एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हमने मैट्रिसेस के बेसिक ऑपरेशंस अपने सीखे और उनकी डिटेल और उनकी रीजनिंग को देख लिया। अब अगला एक मेन स्टेप इसके ऑपरेशन में है कि मैट्रिक्स की इन्वर्शन करना। ये हमने पार्टीशन को भी लास्ट टाइम देख लिया था। पार्टीशन इज नथिंग बट ब्रेकिंग द मैट्रिक्स इनटू सब मैट्रिसेस, दैट इज पार्टीशनिंग। एक बिग मैट्रिक्स है, उसको सब मैट्रिसेस में ब्रेक किया। वो आप रो वाइज भी ब्रेक कर सकते हो, कॉलम वाइज भी ब्रेक कर सकते हो, और स्क्वायर ब्लॉक्स में भी ब्रेक करके कर सकते हो कि ये एक यानी ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, एक ये कॉलम मैट्रिक्स है, एक ये रो मैट्रिक्स है, एक ये इंडिविजुअल ये भी मैट्रिक्स है। इस तरह भी पार्टीशन कर सकते हो, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब हम इनके, देर आर लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स जिन्हें हमने कंटिन्यूसली लर्न करना है और देखना है। लेकिन इनमें अभी एक जो नेक्स्ट मेजर पार्ट, यही साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में एक पार्ट जो इम्पोर्टेंट रहता है, जिसको हमें पहले देख लेना चाहिए टू कंप्लीट दिस ऑपरेशंस, इज टेकिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो टेकिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में हमारे पास दो ऑप्शन है इनवर्स लेने के, जो फॉर्मल स्टैंडर्ड तरीके हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के। ठीक, तो मैं हम पहले इनवर्स के पार्ट को इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। ठीक, ओके, क्योंकि इनवर्स के कैलकुलेशन में हमारा उसकी इनवर्स कैलकुलेशन में
ट्रांसपोज भी इस्तेमाल होगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो मैंने पीछे भी डिफाइन किया था, उसको हम अभी फर्स्ट लेवल पर खाली डिफाइन कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लेने के लिए हमें मैट्रिक्स की ट्रांसपोज करना, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना भी शामिल है। इसलिए ये हर एस्पेक्ट को हमने बहुत डिटेल से स्टडी करना है, जैसे ट्रांसपोज के टॉपिक को भी डिटेल से डिस्कस करना है, लेकिन हम इनकी बेसिक डेफिनेशन इस एंगल से अभी देख रहे हैं कि हम मैट्रिक्स की इनवर्स कैलकुलेट कर ओनली टू दैट एक्सटेंट। फिर हम इनमें से हर एस्पेक्ट को डिटेल से देखेंगे। तो ये हमारा इस वक्त है। तो हम खाली ट्रांसपोज को अपनी बेसिक डेफिनेशन की हद तक, जो हमने शुरू में भी किया था, वो देख रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स की वो इनवर्स में इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोज इज ए सिंपल थिंग कि अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसकी रोज को, ये मैट्रिक्स है जो 3/4 रेक्टेंगुलर डायमेंशन की है, इसकी हम रो को 1 बाय 1 लेते जाएं। पहली रो को पिक करें, उसे एज ए कॉलम लिखें। दूसरी रो को पिक करें, उसको एज ए कॉलम लिखें। तीसरी रो को पिक करें, उसको एज ए कॉलम लिखें। अब ये एलिमेंट्स एक लिहाज से एक, ये देखिए ये 3/4 मैट्रिक्स थी, क्योंकि हमने ये रोज को कॉलम में लिखा है, तो एक तो इसकी डायमेंशन 4/3 हो गई। फिर अब ये वो नहीं है कि A11 के बाद A12 वाला एलिमेंट नहीं है, अब ये इधर वाला एलिमेंट A2 आ गया है, 1 और 3। तो ये एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का हमें पता होना चाहिए। बेसिक, अभी बेसिक डेफिनेशन की हद तक हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को क्या, ट्रांसपोज होने के बाद, या ट्रांसपोज का एक तरीका कि हमने रो और कॉलम को स्वैप कर लिया। इसको मैथमेटिकली अगर इस बात को हम लिखें कि ट्रांसपोज क्या है, तो वो हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे कि कि ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी। ये डेफिनेशन है, ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी कि अगर आप ए की मैट्रिक्स के जे आई एलिमेंट को इसका आई जे एलिमेंट बना दें। क्या मतलब, ये इंडेक्स में आईएथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट इसकी जेथ रो और आईएथ कॉलम में आ जाएगा, या इसकी जेथ रो और आईएथ कॉलम का एलिमेंट इसकी आईएथ रो और जेथ कॉलम में आ जाएगा। विच सेम थिंग कि आप एक्चुअली, इसका मतलब यही है कि रो को कॉलम से आप स्वैप करें, तो इस बात को मैथमेटिकली लिखने का मतलब यह है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आई जे एलिमेंट विल बी जे आई एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये मैथमेटिकली इसको लिखने का है। और इसी के लिए अपना यही काम करने का, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है, अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, या ये जो रूल अभी हमने सीखा कि आप रोज और कॉलम्स को, रोज को कॉलम बना दें, ये जनरल रूल है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे भी चलता है और स्क्वायर मैट्रिक्स पे भी चलता है। दिस रूल इज द जनरल रूल ऑफ फाइंडिंग द ट्रांसपोज। लेकिन अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है, तो फिर उसका एक और ऑप्शन फाइंड करने का भी है, और उसमें एक ख़ास बिहेवियर नोट करने का भी है। और वो ये है कि अगर स्क्वायर है तो आप इसका ये मेन डायगोनल लें। मेन डायगोनल पे, ये मेन डायगोनल है, इसको रेड से आपने ड्रॉ कर लिया। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल ये है। अगर आप मेन डायगोनल पर एक लाइन ड्रॉ करें, तो इस डायगोनल के अक्रॉस जो दो ट्रायंगुलर पोर्शन है, आप उनको, वहां पर आप रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करें, रिफ्लेक्टिंग कंपोनेंट्स अक्रॉस। जैसे कि ये मिरर है और ये इधर से इधर रिफ्लेक्ट हो जाए, ये इधर से इधर रिफ्लेक्ट हो जाए, तो ये रिफ्लेक्शन का आप प्रोसेस करें, तब भी उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ये वाली चीजें
इसको आप जब कंप्यूटर में डाल के इस बात को कर रहे हैं या फिजिकली बिहेवियर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये चीज़ें रेलेवेंट है। यानी अब एक्चुअली अगर आप कहें कि भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैं इसको ट्रांसपोज ले रहा हूँ, अगर अभी पहली डेफिनेशन से लें तो आप ये करेंगे कि ये रो है, ये इसकी रो है, इसको आप कहेंगे मैंने इस रो को कॉलम में लिख दिया, फिर दूसरी रो ली उसको कॉलम में लिख दिया, तीसरी रो ली उसको कॉलम में लिख दिया, वन वे। और सेकंड वे इन दिस केस कि आपने इसका इस मैट्रिक्स के डायगोनल पे लाइन लगाई और इसके जो अक्रॉस एलिमेंट्स हैं इनको जैसे रिफ्लेक्शन होती है मिरर में, इनको स्वैप किया। इस लाइन के अक्रॉस ये दोनों सिमेट्रिकल देखा जाए तो ये दोनों एलिमेंट्स हैं रिफ्लेक्शन के लिहाज से, दोनों साइडों पे ये कॉरस्पॉन्डिंग है, इनको आपने स्वैप कर दिया, 3 को इधर ले गए, -2 को इधर ले आए, तो ये 3 और -2 को स्वैप आपने किया तो ये हो गया -2 3। फिर आपने ये इसके बाद यहाँ नेक्स्ट डायगोनल के इस जगह से गुजर है, ये एलिमेंट के दोनों तरफ आपने देखना है, ये दूसरे फार्दर एंड पर है मगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन एलिमेंट ये है, इन दोनों को आपने स्वैप किया तो यहाँ -5 और यहाँ 4। इसी तरह अगले पे गए, ये 0 और 8 एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है तो 8 और 0 को स्वैप किया तो ये आप यहाँ आ गए, और फिर ये यहाँ ये डायगोनल है। तो एक रिफ्लेक्शन के बेस पे एलिमेंट्स को स्वैप करना भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने का तरीका है। ओके, ये हमारा ट्रांसपोज वाला पार्ट हमने देखा जो हमें मैट्रिक्स के लिए चाहिए था। ओके, ओके, एक ट्रांसपोज क्योंकि अभी हम कर लिया है और इसके करीब ही नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रेस में वो डायगोनल वाला पार्ट आता है और ट्रेस भी जिस तरह हमने इधर ट्रांसपोज में तो दोनों तरह की मैट्रिसेस ले ली, रेक्टेंगुलर भी उसका भी हमारे पास असूल था और स्क्वायर में भी हमें ट्रांसपोज का असूल था। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स आपको जब कैलकुलेट करना होगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ट्रू है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में तमाम जो मेन डायगोनल पे आपके कंपोनेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, उन सबको ऐड कर दें तो दैट इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मसलन अगर ये मैट्रिक्स ए है, ये उसके एलिमेंट्स है जनरल डेफिनेशन के तहत, तो ये इसका मेन डायगोनल है। इफ यू ऐड द वैल्यूज ऑफ द मेन डायगोनल दैट इज ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ बी, इसके ये मेन डायगोनल है, उसके ये एलिमेंट्स उन्हें ऐड करें, तो आप इस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स भी मालूम कर सकते हैं। सर जी आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, एक सेकेंड। ओके, हेलो हेलो जी हेलो, सर, आवाज आ रही है सर आपकी। ओके। अच्छा, तो अब हमने ट्रांसपोज और ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स को देखा। अब हम कहते हैं कि ऑलराइट, अब हम चाहते हैं कि ये जिस पर हमारा आज का हम फोकस करना चाहते थे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगेन बैक, जो पहले गॉसियन, फिर गॉसियन जॉर्डन, फिर गॉसियन विद सब्स्टिट्यूशन करके हमने इन्हें सॉल्व किया था, ये अब दोबारा हमने वो इक्वेशंस लिखी हैं, मगर अब हमारा इसके लिए सॉल्व करने का तरीका ये वाला है। दोबारा वही मैट्रिक्स जिससे हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई थी वो इसी तरह बनाई थी कि अगर हमारा लेफ्ट साइड को आपने पहले एक पूरी इक्वेशन में लिखा और एक राइट साइड को, तो पहले स्टेप में आपने ये रेक्टेंगुलर लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, इनको इस तरह मैट्रिसेस की शेप थी। फिर आपने कहा ये जो मैट्रिक्स है
ये एक्चुअली बन जाती है कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल की मैट्रिक्स। इस केस में हम m बाई n मैट्रिक्स जनरली ले रहे हैं और उनको n वेरिएबल्स अननोन से है, तो ये x से xn वेरिएबल हो गए। इनकी रोज या वेरिएबल जितने हैं उतने ही रो में कोएफिशिएंट्स होते हैं, क्योंकि ये इस इक्वेशन का हिस्सा है। तो यहाँ पर ये इसकी रोज में इस साइज के वेक्टर्स हैं, और फिर जितनी इक्वेशंस हैं उतने यहाँ पर रोज हैं। तो अब ये फिर इस शक्ल में बन जाता है, ये कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स, वेरिएबल्स का वेक्टर, और राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट्स है उनका वेक्टर। ये हमने उस वक्त भी बनाया था। उसमें सॉल्व करने के तरीके में हमने फिर क्या किया, हमने ये वाला पार्ट जो ए है इसको एक मैट्रिक्स में ये राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स के साथ अपेंड करके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई और उसको सॉल्व किया। ठीक, जो ये ए ऑगमेंटेड विद बी, ये ए था, इसके साथ आपने ये लाइन लगाई, ये बी किया, और इसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको ये राइट हैंड साइड की जो कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। इन दोनों को अपेंड किया और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनी। इसको हमने उन मेथड से सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया। अब हमारा तरीका करने का ये वो है कि हम कह रहे हैं कि इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये ए है, ये एक्स है, और ये बी है। और अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, ओके, और तो अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं तो अब हमारे पास तरीका ये है कि हम अगर ये इस x वेक्टर को ही फाइंड करना हमारा एम होता है। अगर ये फाइंड करना है तो मैं इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड पर इसको इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं। इक्वेशन के दोनों साइड पर कोई भी ऑपरेशन करना अलाउड होता है, तो मैंने इस साइड को, लेफ्ट साइड को भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और राइट साइड में भी उसके लेफ्ट पर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये ख्याल रहे कि दोनों तरफ एक ही ऑपरेशन करने का मैट्रिक्स के केस में ये ज़रूरी है कि नॉट ओनली कि दोनों तरफ काम एक हम करें, उसके अलावा मैट्रिक्स की कि वो किस साइड पे कर रहे हैं, साइड भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि अगर आपके नंबर होते हैं, जैसे अगर ओके मैं ये कर देता हूँ, अगर आपका है 3x, यही x वेरिएबल है, ओके। अच्छा, अगर ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं तो हम इस तरह भी कह देते हैं कि अगर फर्स्ट को ये 3x इज इक्वल टू, ये स्केलर क्वांटिटीज अगर हैं 3x इज इक्वल टू 5, ओके, तो इसमें मैं कहता हूं कि मुझे इक्वेशन के दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई करने की इजाजत है, क्योंकि स्केलर नंबर की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, विच मीन्स कि वो मल्टीप्लिकेशन इस के लेफ्ट पे की जाए। फर्स्ट को इसको मैं लेफ्ट, ये वाला जो है इसको मुझे से मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ। ये इक्वेशन है, इसके दोनों तरफ मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 7 का मैंने ऑपरेशन करना है ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो इस केस में मैं मल्टीप्लाइंग बाय 7 लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट को ले लो, इस तरफ कर दूं मल्टीप्लाई बाय 7, या
दूसरी तरफ कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 5 के साथ मल्टीप्लाइंग बाय 7 इधर लिख दिया जाए या दूसरी साइड पे लिख दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्केलर नंबर्स पर मल्टीप्लिकेशन का काम कम्यूटेटिव होता है। यानी स्केलर नंबर्स में ये वाली बात, मल्टीप्लाई का काम कम्यूटेटिव है, विच मीन्स 5 into 7 is same as 7 into 5। तो वहां पर ये बात मैटर नहीं करती। इसलिए जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो हम बगैर सोचे समझे ये मल्टीप्लाइंग वाले टर्म को इधर लिख दें तब भी ठीक है, और दूसरी साइड पे लिख दें तब भी ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड पर इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 21x, और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बेशक ये 7 मैं लेफ्ट पे लिखूं या राइट पे लिखूं, फर्स्ट को राइट पे लिख देता हूँ, यहाँ 7 उधर लेफ्ट पे लिखा था मैंने, यहाँ राइट पे लिखता हूँ, और तब भी ये हो जाएगा, और इट इज सेम इक्वेशन। दोनों तरफ एक ही काम किया है, मल्टीप्लाइंग बाय ए नंबर, तो द इक्वेशन रिमेन्स वैलिड। अच्छा, लेकिन जो मैट्रिसेस हैं दे आर नॉट कम्यूटेटिव इन ऑल केसेस। यानी मैट्रिसेस में हम इसकी एग्जांपल से भी देखेंगे और इसका मैथमेटिक्स भी बाद में जस्टिफाई करेंगे कि ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें बी से, मैट्रिक्स से, नंबर एक इसका इक्वल होना बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स के, ये मल्टीप्लाई का निशान डाल देते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं इसको, और मल्टीप्लाई भी डाल, ए का मल्टीप्लिकेशन विद बी हमने अभी सीखा है मल्टीप्लिकेशन, और बी का मल्टीप्लिकेशन विद ए इज नॉट नेसेसरीली और ऑलवेज इक्वल। ये कम्यूटेटिव नहीं है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव होना नेसेसरी नहीं है, तो नॉट नेसेसरीली कम्युनिकेटिव, कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। और ये स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वाज कम्यूटेटिव। इसमें मैटर नहीं करता कि हम मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड पे करते हैं राइट साइड पे, डज नॉट मैटर। इसमें मैटर करता है क्योंकि a इंटू बी इज नॉट b इंटू ए। पहली बात तो जनरल केस में तो इनकी डायमेंशन का ही इशू आ जाएगा कि फर्ज करो अगर ये है जो पहली केस हमने लिया, ये 4 इंटू 3 की मैट्रिक्स थी, और इसको आप 3 इंटू 5 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बी की डायमेंशन ये थी, तो इसकी जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसकी जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो 4/5 की होगी, और ये आप मल्टीप्लाई एटलीस्ट कर सकते हैं, इक्वल होना है या नहीं। अच्छा, इस केस में अगर यही इन्हीं को दूसरी सिंप में लिख के हम लिखें तो बी जो है वो 3/5 डायमेंशन का है, और ए जो है वो 4/3 डायमेंशन का है। तो पहली बात तो ये है कि ये डायमेंशन वाइज ही मिसमैच हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। फर्स्ट को ए इंटू बी मल्टीप्लाई अगर हो रही है और आप कहो कि अच्छा मैं बी इंटू ए भी चेक करूं, तो पहली वजह तो ये हो सकती है कि डायमेंशन वाइज वो मल्टीप्लाई ही ना हो सके। ओके, अब दूसरा केस कि चलो डायमेंशन वाइज मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और वो कब हो सकता है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, कि आप तो उसमें ये होगा कि फर्ज करो ए जो है उसकी डायमेंशन है कुछ और भी। इवन इन दैट केस इट इज नॉट नेसेसरी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, बिकॉज ऑफ उसकी हम रो को उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर का हमेशा एक होना जरूरी नहीं है। इसलिए जब मैट्रिक्स के जहां ऑपरेशन इन्वॉल्व हो जाएं तो हम इस बात को भी अहमियत देते हैं कि किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो क्या जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखी जाए या राइट साइड पे, क्योंकि अगर हम लेफ्ट पे लिखेंगे और राइट पे लिखेंगे तो इससे रिजल्ट में बहुत फर्क होगा।
इसलिए जब मैं यहाँ पे ये बात समझा रहा था तो मैं ये कह रहा था कि मैं अब इसको मैट्रिक्स, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, और ये एक्सप्रेशन मैट्रिसेस और वेक्टर्स को इन्वॉल्व करता है। इसको, इसका स्कीम बनाने में मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ ये ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, ये ए इज ए मैट्रिक्स, एक्स इज ए वेक्टर, और दूसरी तरफ बी इज ए वेक्टर। ये मैंने जरा इनको स्प्रेड करके लिखा है। और हमारे असूल जो कैलकुलेशंस का है उसके तहत हम इस वेक्टर को फाइंड करना है हमने। तो जिस तरह जब इस वेक्टर को फाइंड करना होता है, जब नंबरों की स्कीम होती है, नंबरों की स्कीम में, नंबरों की स्कीम में हम यही करते हैं। अगर इसकी जगह, मैट्रिसेस की जगह नंबर होते तो फर्ज करो यहाँ यही मैं ले लूँ 3x, ये सिंगल वेरिएबल है, स्केलर 3x इज इक्वल टू से 6, ये है। तो हम इसको सॉल्व करने में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x को फाइंड करना है तो हमें इस साइड से इस 3 को वैनिश करना चाहिए, हटाना चाहिए। इसको हटाने का तरीका हमारे पास क्या है कि 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड पे 1/3 से कर दें तो ये 1 हो जाएगा और ये सिर्फ x रह जाएगा। लेकिन इक्वेशन के दोनों तरफ हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी मैं इस लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यही काम मैं राइट साइड के एक्सप्रेशन से कर रहा हूं कि उसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और मैं कहता हूं कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैंसिल होके 1 हो गया, 1x, और इसका एक्सप्रेशन आपस में ये कैंसिल होके 2 हो गया। तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2। ये वाली बात को, ये जो मैंने काम किया है दोनों तरफ, इसको दूसरा तरीका करने का ये है कि हमने क्या किया, इसको दूसरा तरीका देखने का ये है कि हमने राइट हैंड साइड को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर इसमें आ गया। यानी ये x को लिखा और राइट साइड को 1/3 से किया। 1/3 क्या है, इट इज इनवर्स ऑफ 3, इनवर्स ऑफ 3। तो ये मैं एक बेसिक चीज को मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यानी मैं अगर 3x इज इक्वल टू 6 को सॉल्व कर रहा हूं तो मैं ये करूंगा कि मैं कहूंगा x आंसर विल बी इस वैल्यू का इनवर्स, 3 का इनवर्स, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाइड बाय 6। ये मेरा आंसर होता है। जो इसका कोफिशिएंट है, इसके इनवर्स से राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करें तो यू कैन सॉल्व इट। यही काम हम यहां करेंगे। हमें ये x, अब वेक्टर्स हैं, ये x वेक्टर है, इसे फाइंड करना है। हम उसी असूल पे कहेंगे कि x वेक्टर का फाइंड करना में अगर मैं राइट हैंड साइड को इस मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉल्व कर सकता हूं। a इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू b, ये मेरा इसमें सॉल्यूशन बन सकता है। अब इसमें जरूरी जो बात मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि ये काम करने के लिए मैंने ये किया है कि इस साइड को भी उसी तरह a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है और राइट साइड को भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है। और इसलिए क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर i बन जाते हैं, a इनवर्स और a को मल्टीप्लाई करें तो i हो जाते हैं, तो ix हो गया, ये साइड ix हो गई और ये a इनवर्स b हो गई। तो अब मुझे i इज लाइक ए 1, i इज ए डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे 1 होते हैं। हमने ये बात पहले तय की थी कि अगर इनवर्स मैट्रिक्स को अपने नंबर्स उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके तमाम
डायगोनल पे वैल्यूज 1 होंगी वो आएगा, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज लाइक ए 1 इन स्केलर। हमारे स्केलर अलजेब्रा में जिस तरह 1 होता है, मैट्रिक्स के अलजेब्रा में दैट थिंग इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कई दफा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज भी लिख देते हैं यहाँ n, यानी अगर वो n बाय n मैट्रिक्स है जिसके तमाम डायगोनल पर 1 है तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n भी कह देते हैं। तो एनीवे ये 1 होने का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ 1 इस x से वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी, इसका आंसर वही रहेगा, यानी ये x हो जाएगा। और राइट हैंड साइड को a माइनस a मैट्रिक्स के इनवर्स और उसको मल्टीप्लाई बाय b कर देंगे। ये वेक्टर है और ये एक मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट करने का हमारा दूसरा तरीका, इसमें मैं जो बात एक एम्फसाइज कर रहा था वो ये है कि इस एक्सप्रेशन से इस a को हटाने के लिए मैंने इसके लेफ्ट साइड पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए राइट हैंड साइड में भी a इनवर्स मुझे लेफ्ट पे लिखना चाहिए, तो आंसर मेरा सही होगा। अगर मैं ये कहूं b इंटू ए इनवर्स इधर लिख दूं, b इंटू ए, फिर इट विल नॉट बी करेक्ट, क्योंकि मैट्रिसेस में ऑर्डर मैटर्स, कि इधर आपने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया है, इधर भी लेफ्ट साइड पे लिख के मल्टीप्लाई करें, तो ये अलाउड नहीं होगा। जबकि स्केलर में आप किसी भी तरफ लिख दें वो नंबर, वो कम्यूटेटिव बिहेवियर है, वहां अलाउड है। ओके, अब जब हमने ये कर लिया तो अब हम लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेटिंग दैट। अब इसको हम तो इसका मतलब हमें ए इनवर्स पता चल जाए तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं फ्रॉम ए वेरी स्टैंडर्ड मेथड। ए इनवर्स में भी कि हम एक ओके ए को ले लेते हैं, अब ए इनवर्स हमें करना है। हमें ए इनवर्स मालूम करना है इस जगह, यहाँ करना है। ओके, और finding the inverse of a matrix A inverse। ये हमने अभी बता दिया इस प्रोसेस में कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम तरीका ax इंटू बी ax इक्वल टू बी कर रहे हैं, जिसमें ये थे, और x फाइंड करने के लिए, x का वेक्टर फाइंड करने के लिए, ये वेक्टर है, हम a इनवर्स इंटू बी कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं। अच्छा, अब ओके a इनवर्स बी, ये काम हम कर रहे हैं। और a इनवर्स की जहां हमने तरीका तो अभी देखेंगे कि कैसे फाइंड करना है, मगर a इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का एक ऐसी चीज है कि जिसको उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है। यानी a इनवर्स को वेरीफाई करना या एंड में क्या होगा वो ये है कि a मैट्रिक्स को अगर a इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हम कर चुके हैं, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मैट्रिक्स के डायगोनल पर सारे 1 1 1 1 जो है इस तरह है, बाकी सारे जीरोज हों। जैसे ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे, ये हमारा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि 1 डायगोनल पे लिखे हुए हैं और बाकी सारे जीरोज हैं। अगर ये 3x3 का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम इसको कई दफा I3 भी लिख देते हैं। एनीवे, ये दो इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, ये इनवर्स मैट्रिक्स का बिहेवियर है। जब हम फाइनली फाइंड कर लेंगे तो हम कहेंगे इट शुड सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट।
अब हाउ टू कैलकुलेट इट, इसका अब सिंपल प्रोसीजर, पहले हम आपको उसकी रूल बता देते हैं, फिर उसके हर पार्ट को सॉल्व करते हैं। रूल क्या है? ए इनवर्स फाइंड करने का रूल है, ए इनवर्स फाइंड करने का विल बी, पहले 1 बाय adjoint 1 by determinant of A, determinant of A, ये determinant of A, और this thing multiplied by an adjoint of A, adjoint matrix, adjoint matrix of A, adjoint matrix of A, adjoint of A, A matrix, adjoint of A matrix, ये भी मैट्रिक्स है, तो ये एक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगी। इसको 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनवर्स पता चल जाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स पता चल जाएगी। अब इसमें क्या क्या चीजें आ गई, एक तो एक डिटरमिनेंट और एक एडजॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब इसको पहले हम इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं। पहले एक ये डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, फिर दूसरा ये कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट को भी अलग डील कर लेंगे, इसको थोड़ा और उसको एलोबरेट कर देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो ठीक है, ये अभी विल नो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, यू मस्ट हैव सीन डिटरमिनेंट ए लॉट, मगर हम इसको भी डील करेंगे। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आप पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, वो बनाएंगे और उसको ट्रांसपोज करेंगे। हमने अभी ट्रांसपोज इसलिए सीखा था, कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसको ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये होता है पहले आप ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, उसको ट्रांसपोज करो तो आपको ये बन जाता है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स हम किस तरह बनाएं वो हम देख लेते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स में बेसिकली ओके, अब इनकी डिटेल दोनों की देखते हैं। एक छोटी सी कोई एग्जांपल में देख लेते हैं इस बिहेवियर को। अगर आपका ए मैट्रिक्स, कोई हम कोई वैल्यू ले लें, ए मैट्रिक्स, इसमें ए मैट्रिक्स ओके, मे बी इधर मैं ले लेता हूँ 7, चलो 5 into 3, 15 हो गया, और ये माइनस कर लेते हैं 2 into 4 कर लेते हैं। अगर ये मैट्रिक्स लें, 2 by 2 मैट्रिक्स है, 5 2 4 3, ये मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है जिसका आप इनवर्स निकाल रहे हैं। तो आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें पता है, अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब है कि ए के एलिमेंट्स को आप लिख लें, डिटरमिनेंट के लिए ये नोटेशन होती है, ये इस तरह का स्टेट इस मैट्रिक्स के कंपोनेंट का डिटरमिनेंट, इसको इस तरह लिखते हैं 5 4 2 3 का डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, इस पहले 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देख लेते हैं, क्योंकि उसमें ये होगा कि ये मेन डायगोनल लेफ्ट वाला जो है इसके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो दूसरा डायगोनल है उसके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कहेंगे 5 into 3 minus 2 into 4, 5 7 आता है सर।
माइनस 2 × 4। ठीक, ये हमारे 2/2 के डिटरमिनेंट को लेने का तरीका। इसको आगे बढ़ाएंगे भी 3/3 4, तो ये 15 - 8 से 7 हो जाएगा। 15 - 8 is 7, तो ये डिटरमिनेंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये 7 है, तो आप यहाँ वैल्यू लिख दोगे, लेट्स से 1/7। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये मैट्रिक्स, अगर आप यहाँ डिटरमिनेंट लेते और आंसर आपका आ जाता 0, ठीक है, तो फिर 0 अगर आ जाएगा, तो अब अगर यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 1/0, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए इनवर्स मैट्रिक्स का कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए should not be 0. Determinant of A must not be 0. Determinant of A should not be equal to 0 for a solution to be possible. Solution जब भी पॉसिबल है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। अगर 0 हो गया तो आप उस मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आप प्रोसीड ना करें, एडजॉइंट वगैरह फाइंड करने की कोशिश ना करें। ओके, ये हो गया डिटरमिनेंट का रूल, और वो क्यों है। ठीक, फर्स्ट करो, यानी अगर यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पे ये मैट्रिक्स होती, एक होती, चलो 5 × ये 3 में एक्स एग्जाम्पल, हम कोई और डिफरेंट नंबरों से ले लेते हैं। हाँ चलो डिफरेंट, ये एक होता 4, एक होता 3, और एक होता यहाँ 2, और एक होता 6। अब आप इसका डिटरमिनेंट लेते तो 4 × 3 माइनस 2 × 6, 12 - 12 0। इसका डिटरमिनेंट 0 है, इसलिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं लिया जा सकता। ये आप बिल्कुल शुरू में ही रुक जाएंगे इसके लिए। तो ये हो गया डिटरमिनेंट। अच्छा, ये डिटरमिनेंट हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का मैंने बताया कि आप कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे। व्हाट इज ए कोफैक्टर मैट्रिक्स? कोफैक्टर मैट्रिक्स ये होती है कि अगर ये है 5, ओके, इसको बार बार हमें लिखना पड़ेगा। ये थी हमारी मैट्रिक्स 5 2 4 3। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए हम कोई एक रो या कॉलम सिलेक्ट करेंगे। जैसे जैसे हम अच्छा, यानी हम बारी बारी हर एलिमेंट को चूज करेंगे और फिर रिमेनिंग पार्ट, ये काम हम डिटर्मिनेंट में भी करते थे, यहाँ हर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स पे ये काम करेंगे। हम इस एंड से शुरू हुए और हमने पहले इस पोजीशन के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का कंपोनेंट क्या होना चाहिए वो लिखा। तो हमने पहले साइन वाइज शुरू किया कि ये प्लस साइन का है, इसके साथ हमने प्लस से मल्टीप्लाई करना है, इसका माइनस, इसको, ये अगर प्लस है तो ये माइनस, ये अगर माइनस है तो ये प्लस। ये वो चीज़ें हैं जो हमने साइन इसको देना है, ये प्लस, ये तय हो गया। अब इससे शुरू हुए, इसको सिलेक्ट किया, इसकी रो और इसके कॉलम को कैंसिल किया। डिटरमिनेंट में हम ये काम करते हैं, और जो रह गया उसका डिटरमिनेंट मालूम किया। यहाँ पर डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए सिर्फ ये एक सिंगल वर्ड है, यानी अगर सिंगल है तो इसका डिटरमिनेंट यही होगा। अगर यहाँ पर कोई 2/2 बच जाता तो फिर आप उस 2/2 का इस तरह, जैसे ये डिटरमिनेंट आपने लिया है वो कैलकुलेट करते और वो वैल्यू चूज करते। इस केस में इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 3 है, तो हमने इस 5 की जगह इसका ये कोफैक्टर है जो हम लिख रहे हैं अलोंग विद द साइन। ये साइन जो है ये हमने बाहर से तय किया था, और ये हमने कहा हम एक साइन यहाँ जिससे मल्टीप्लाई करना है वो साइन डालेंगे, जो हमने कहा +1 से हमने मल्टीप्लाई करना है टू व्हाट, इस कोफैक्टर को, ये और ये किया और ये 3। तो +1 से
ये साइन के लिए, +1 मैंने साइन के लिए खाली लिखा और इंटू 3। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, ये 2 लेंगे। अच्छा, ये मैंने साइनों की वजह से ये कहा था प्लस के बाद माइनस, तो यहां हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कोफैक्टर लिखेंगे बाय इस कॉलम को और इस रो को कैंसिल करके 4, ये 4 है तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। अच्छा, इसी तरह बाकी सबके साथ करेंगे। ये 4 इसमें इस रो को और इस कॉलम को आप कैंसिल कर देंगे और ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ आप 2 लिखेंगे और साइन क्या है, अगर इसका साइन प्लस है तो इसका साइन माइनस, तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब आखिर में इसको रिप्लेस करना है तो आपने पहले इसका साइन चेक किया, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस, तो साइन के लिए +1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना क्या है, इस रो, इसके लिए इस रो को और इस कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये रह जाएगा 5। ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी है, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है तो हमारा ये एडजॉइंट निकल आएगा। इसको मैं अब सॉल्व करता हूँ। इधर मेरे बाहर क्या था, ये इक्वल टू करके मैं कर रहा हूँ, ये ऊपर से हम चल रहे थे, यहाँ ये हमारी कैलकुलेशन चल रही है, ये बाहर है, तो इक्वल टू ये यहाँ 1/7 था, इसके आगे मैंने ये लिखी कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो ये है, उसको ट्रांसपोज करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहले मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स के साइनों को वो कर लेता हूँ एडजस्ट, 1/7 ये होगा 3 -2 और ये होगा -4 और ये होगा 5 और इसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज। अच्छा, अब मैंने इसको अगला स्टेप यही है कि ये मैट्रिक्स बन गई, इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज हम अभी सीख चुके हैं कि भाई रो को कॉलम कर दो और कॉलम को रो कर दो। तो ये रो पढ़ी मैंने 3 - 4, इसको कॉलम में लिख दिया 3 - 4 और ये पढ़ा, इसको लिख दिया -2 5। ये हमारा, जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये हमारा ए था जिसका हम इनवर्स निकाल रहे हैं। अच्छा, ये अब हमने पूरा सारा काम कर लिया। हाउ टू फाइंड इन ए जनरलाइज रूल द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगर हमने इनवर्स निकाल लिया तो अब हमारे पास कोई मसला ही नहीं है। बेसिकली ये अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इनको 2 को मल्टीप्लाई कर दें। अब इनवर्स मालूम करने के लिए मैं कहूंगा कि मेरा x वेक्टर, मे बी x वेक्टर ऐसे लिख लेते हैं ताकि वेक्टर के, इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b, और मैं इसको ये a इनवर्स वाली मैट्रिक्स को, ये 1/7 है, ये 1/7 हमने बताया था किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये कांस्टेंट हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो हम ये कांस्टेंट इसमें साथ ले जाते हैं, यानी ये 1/7 अंदर चला जाएगा तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी 3/7 -2/7 और इधर हो जाएगी -4/7 और ये हो जाएगा 5/7। तो ये मैट्रिक्स इस 7 से 1/7 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगी। ये अब हमारी ए इनवर्स मैट्रिक्स है, इसको हम इस जगह लिखेंगे, इसके साथ ये बी मैट्रिक्स होगी। बी मैट्रिक्स क्या है, एक्चुअली जो ए मैट्रिक्स हमने लिखी है ये 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, जिनके ये इसका मतलब है, ये 5 2 4 3 का मतलब हमारे पास कोई इस तरह की चीज थी कि 5x प्लस 2y इज इक्वल टू मे बी समथिंग, ये बी के यहाँ पे कुछ होंगे, लेट से हम कहें इट्स इक्वल टू 3
3 और दूसरा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू मे बी 7। ये अभी हम आर्बिट्री ये बना रहे हैं ये। तो इस तरह की इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए हमने इस शक्ल में लिखा। तो इसमें जो x हमारा है, लेट्स से मैं बड़ा x लिख देता हूँ, इट इज द वेक्टर एक्स वाई, ये वेक्टर एक्स वाई। a जो है हमारा वो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, वो ये है। b जो है वो हमारा राइट साइड का वेक्टर है, जो ये है 3 7। ये इसको हम सॉल्व कर रहे थे। इसके लिए हमने कहा हमें a का इन्वर्स चाहिए। इस a को हमने इन्वर्स मालूम किया इस प्रोसेस से जो भी सीखा। अब वो इन्वर्स की वैल्यू यहाँ हम a की लिख देंगे। ये एक मैट्रिक्स है। b की वहां से वैल्यू ले लेंगे 3 7, और ये 3 7 का वेक्टर अब इस जो भी यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं हमारी a इन्वर्स की, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो x है इसका मतलब है एक्स वाई वेक्टर। तो अब इसको आप देखिए, इस वेक्टर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पहले इस रो को इससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कोई हमारा एक आंसर आ जाएगा, यहाँ एक वैल्यू आएगी। फिर इस रो को दूसरी को इस कॉलम से डॉट प्रोडक्ट लेंगे। हमने मल्टीप्लाइंग सीखा है। मल्टीप्लाइंग ऑफ मैट्रिसेस या मल्टीप्लाइंग ऑफ ए मैट्रिक्स विद ए वेक्टर इज सेम थिंग। ये दूसरी मैट्रिक्स का सिर्फ एक कॉलम है, तो एक ही दफा ये आपको प्रोसेस करना है। तो ये वेक्टर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट एक आंसर, ये वेक्टर इस रो के साथ डॉट प्रोडक्ट दूसरा आंसर। तो यहाँ आपके ये 2 आंसर आएंगे, और इधर आपका ये एक्स वाई होगा यहाँ। तो आप इसका मतलब हुआ आपका आंसर आपको मिल गया, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों। तो आपने इन इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया अब बाय दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मेथड से अब ये सॉल्व हो गया। इसके अंदर अब एक दो ऑब्जर्वेशन भी। अच्छा, ये सॉल्व अगर हो गया है, अच्छा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनवर्स को वेरीफाई करने का तरीका कि यार जो आपने इनवर्स कैलकुलेट किया है क्या ये सही है, ये इनवर्स निकाला आपने। somebody asks you or you want कि यार पता नहीं मैंने सही कैलकुलेट किया कि नहीं, तो इसके लिए आपको इनवर्स की डेफिनेशन पे जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। और वो ये है कि a इंटू ए इनवर्स, ये वाली ये डेफिनेशन इज इक्वल टू आई। तो आपने ये जो ए इनवर्स कैलकुलेट किया है, इसको आप a से, ये a है, a और a इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करें। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सीख ली है। अगर आंसर आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स पर सारे 1 है और बाकी 0 हैं, तो आप कहोगे मेरा ये ए इनवर्स सही से कैलकुलेट हुआ है। और आपका आगे अगर ये मैट्रिक्स, उसके आगे आपने मल्टीप्लिकेशन सही किया तो ये आपका आंसर होगा। इस आंसर को आपने वेरीफाई करना है कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं। तो जिस तरह इक्वेशंस में हम करते थे कि जो आंसर है उसकी वैल्यूज आप तमाम इक्वेशंस में रखें, और हर इक्वेशन उस एक ही आंसर से सेटिस्फाई होगी। तो फर्ज करें आपके यहाँ जो भी आंसर है एक्स और वाई का, अब आप ओरिजिनल मैट्रिसेस में जिनको सॉल्व कर रहे थे वहाँ एक्स और वाई की वो वैल्यूज रखें, पहली मैट्रिक्स में रखें, वो बैलेंस होगी, आंसर वेरीफाई होगा। दूसरी मैट्रिक्स में रखें, सेम आंसर, वो वेरीफाई होगी। तो अगर ये आंसर्स मैट्रिक्स में रखने के बावजूद वो सेटिस्फाइड हैं सारी मैट्रिसेस, इसका मतलब है आपका ये आंसर भी सही है। तो आप इनवर्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने सही कैलकुलेट किया नहीं, आप फाइनल आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं बाय दिस मेथड। अब एक और स्मॉल कमेंट। स्मॉल कमेंट ये है कि यहाँ आप हम एक खास बिहेवियर देख रहे हैं फॉर 2x2 मैट्रिक्स की कैलकुलेशन के लिए। ये बिहेवियर जनरली ट्रू नहीं है, मगर बहुत सारे केसेस में आपके पास 2x2 मैट्रिक्स आती है, उस केस में ये बिहेवियर आपका वैलिड होगा। और वो क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमने ये जो एडजॉइंट कैलकुलेट किया है, फाइनल हमने कहाँ एडजॉइंट कैलकुलेट हुआ हमारा, यहाँ पे। ये हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया है, ये
हमने कहा था हमें एडजॉइंट करना है, उसके लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा। तो पहले हमने ये कोफैक्टर मैट्रिक्स की उसका ट्रांसपोज लिया, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, तो ये बना। तो ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए। हम देखेंगे कि इसमें एक खास बिहेवियर है जो जनरली ट्रू है। आप किसी वक्त भी ये एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो, इट इज अ शॉर्टकट। अगर आपको प्रोसीजर से ये बात सॉल्व करने को कही है, यू हैव टू डू इट दिस वे, दिस इज द प्रोसीजर। अगर आप के पास ऑप्शन है कि ओके फॉर ए 2x2 मैट्रिक्स यू कैन यूज द शॉर्टकट, तो वो शॉर्टकट एडजॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर 2x2 मैट्रिक्स ये है कि अगर आपकी ए मैट्रिक्स ये थी और ये थी, इसमें अब आप देखें क्या होगा। इसका ये जो लेफ्ट ये डायगोनल है, इसके दोनों एलिमेंट स्वैप हो गए। ये 5 3 जो था, 5 और 3 ये स्वैप होके 3 और 5 बन गए। ये क्रॉस एक काम, लेफ्ट ये डायगोनल जो है इसके एलिमेंट स्वैप हो गए। अब दूसरा जो दूसरा पेयर ऑफ एलिमेंट्स थे यहाँ, ये 2 और 4, ये स्वैप तो नहीं हुए, ये अपनी पोजीशन में ही रहे, मगर इनके साइन इनवर्स हो गए। इसका साइन प्लस था, माइनस हो गया, इसका साइन प्लस था, माइनस हो गया। तो -2 -4 और ये 3 5, ये स्वैप की वजह से विदाउट चेंजिंग द साइन, और ये स्वैप नहीं हुए मगर इन्वर्टिंग द साइन। अगर आप अक्रॉस डायगोनल पे ये एक्शन करें तो आप डायरेक्टली ये एडजॉइंट निकाल सकते हैं। यानी फिर आपको ये कोफैक्टर की कैलकुलेशन और ट्रांसपोज की कैलकुलेशन के स्टेप आप बचा के एक डायरेक्ट एडजॉइंट ए से एडजॉइंट ए लिख लें, उसको मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये इनवर्स मिल जाएगा। ये शॉर्टकट इज ओनली ट्रू फॉर ए 2x2 मैट्रिक्स। For bigger than 2x2 matrix, there is no rule like this as a shortcut. उसमें आपको प्रॉपर तरीके से ये जो मैंने असूल बताया, कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ निकालनी पड़ेगी और फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और ये काम होगा। ओके, सो दैट कंप्लीट्स अवर कैलकुलेशन ऑफ set of linear equations by the rule of finding the inverse of a matrix। और इनवर्स फाइंड करने में हमने ऑटोमेटिकली बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट और बेसिक ऑफ ये कोफैक्टर मैट्रिक्स के जरिए से एडजॉइंट ट्रांसपोज, यानी बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, बेसिक ऑफ ट्रांसपोज, बेसिक ऑफ मल्टीप्लाइंग मैट्रिसेस, ये सब यूज कर लिया है हमने। एंड इट इज ए अच्छा। अब इसमें सिर्फ एक बात जैसे मैंने बताई कि 2x2 से बड़ी जो मैट्रिसेस होंगी उनको इस प्रोसीजर से, इसलिए मैं यहाँ पर मैं ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता था, बाय आई वेंट थ्रू द होल प्रोसीजर, क्योंकि अदर देन 2x2 ये शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है फॉर एडजॉइंट। तो आपको इसमें मेन काम ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द एडजॉइंट। जब 3x3 मैट्रिक्स होगी, जैसे अब आपका अगर 3 इक्वेशंस है और 3 अननोन है, तो आपकी को मैट्रिक्स इस तरह की होगी। उसमें आपकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं यहाँ 1, चलो इस तरह 1 2 3 4 5 5 4 5 6 7 8 9, ये एग्जाम्पल के लिए अगर ये मैट्रिक्स है आपकी ए, 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन है। अब वो ये वाला शॉर्टकट एडजॉइंट वाला नहीं है, तो अब आपको ये प्रोसीजर मैंने सिखाया यही फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रोसीजर में हमने जो ये साइनो वाला एक रखा था, इसको फॉर्मली लिखने का एक तरीका ये है कि यहाँ वो कह देते हैं कि माइनस, यही कोफैक्टर को कैलकुलेट कि -1 का i प्लस जे, आई प्लस जे, ये रो और कॉलम नंबर जो होता है उस एलिमेंट का जिस पर हम ये काम कर रहे हैं, साइन का तय इस तरह हुआ। ये जो मैं अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ये जो साइन मैंने बताए हैं, ये आप हम कई दफ़ा असूल बना देते हैं कि हम कहेंगे कि हम इसको प्लस, इसके रिजल्ट को प्लस
प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इसके रिजल्ट को, माइनस के साइन से, फिर प्लस, और फिर ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, अल्टरनेटली साइन डाल के तय कर सकते हैं कि हमने ये वाली बात कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमने अपने आंसर को। ये चीज इस तरह भी लिखी जा सकती है और आप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये जो है, फर्ज करो ये 0 0 है, तो -1 का पावर 0 + 0 का मतलब है 0, तो यहाँ पर साइन प्लस है। यहाँ क्या होगा 0 1, तो अगर ये ओके 0 0 हम नहीं कर रहे हैं, हम 1 1 से कर रहे हैं, चलो ये 1 1 है तो ये 2 इवन होगा। ये मैं आपको खाली बताऊं, ये इधर लिख लेते हैं, ऊपर बार बार वो चीज आ रही है। अगर हमारे ये नंबर 1 2 3, बल्कि इसको आप लिख लें A11, चले मैं इस तरह लिखता हूँ A11 A12, हम एलिमेंट्स को इस तरह पहचानते A13, ठीक है, और यहाँ पर A21 A22 A23 इस तरह हम मिला। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो ये आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स मालूम करनी है, उसमें पहला पार्ट यहाँ साइन हमने डालने का तय किया था। उसका एक तरीका तो ये है, ये तीसरी रो होगी A31 वगैरह की, कि आप तय कर दें कि यहाँ का प्लस साइन इसका -1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको +1 से करना है, ये +1 है, ये -1, फिर ये प्लस, अल्टरनेट इस तरह लिख दें जैसे मैंने यहाँ लिखे। दूसरा तरीका है कि आप कहें कि साइन का फैसला ये होगा कि -1 की पावर i + j, तो इसका साइन बाहर काय से मल्टीप्लाई करना है, ये 1 और 1 है i j, तो इसका साइन का फैसला हुआ -1 की पावर i + j क्या होगा 2, तो प्लस साइन। इसका फैसला -1 का पावर क्या हुआ 1 + 2 3, तो ये माइनस, इसलिए हम कहते हैं ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला ये 1 + 3 -1 का 1 ये फिर प्लस, इसलिए जो हम साइन डायरेक्ट डाल के तय करते हैं वो इस रूल पे भी फिट आते हैं। तो साइन के लिए आप ये जनरल रूल तय कर सकते हो। फिर उस फैक्टर को जो मल्टीप्लाई आपने करना है, वो मैंने बताया था कि वो कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अगर ये एलिमेंट aij था तो वो उसकी aij डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर aij। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर aij से क्या मुराद है कि अगर आप इस एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इसकी रो और इसके कॉलम को कैंसिल कर देंगे, और अब ये जो यहाँ 4 एलिमेंट हैं, अब ये 4 रह जाएंगे। इन 4 एलिमेंट को हम ये कह रहे हैं, ये ai रो और jth कॉलम को काटने के बाद जो मैट्रिक्स रह गई है उसको हम कह रहे हैं कि ये aij मैट्रिक्स है, जिसका डिटर्मिनेंट हम हल करेंगे, और वो क्या होगा दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस। ये चीज हम यहां लिखेंगे जो हम ये कहते हैं ये वाली। यहां तो सिर्फ एक ही नंबर बचा था इस एग्जांपल में, मगर फिर जब 3x3 मैट्रिक्स होगी तो यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स बचेगी, उसका डिटर्मिनेंट हम यहाँ लिखेंगे। और इस असूल के तहत ये जो हमने यहाँ बताया है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, उसका ट्रांसपोज लेंगे और ये बनेगी। तो यही असूल इन बेसिस पर बिगर मैट्रिसेस के लिए m/n मैट्रिसेस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, जैसे गॉसियन, गॉसियन जॉर्डन, गॉसियन विद सब्स्टिट्यूशन। हमने वहां भी m/n मैट्रिसेस को सॉल्व करना सीखा था, यहां भी करेंगे। इनवर्स क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, जैसे वहां पर हम कहते थे सॉल्यूशन उसी वक्त पॉसिबल है जब अननोन n अननोन्स के लिए n वेरिएबल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, n इक्वेशन है n वेरिएबल्स है, n/n हो। तो ये इनवर्स मालूम करने के लिए वही कंडीशन चाहिए कि आपकी n इक्वेशंस हो और n अननोन हो, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, और उस पर ये इनवर्स भी आपका कैलकुलेट होगा और इस तरह कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। ओके, इसको अब हम आपको प्रैक्टिस के लिए जो असाइनमेंट वगैरह देंगे तो इसको आपको 3x3 की देंगे, जिसमें आप इसकी हमें शो करोगे अंडरस्टैंडिंग। ओके, अच्छा, एनी क्वेश्चन यू हैव फॉर कैलकुलेटिंग of solving of linear equations simultaneously by using the rule of A inverse matrix वाला rule?
एनी क्वेश्चन इन दिस जो आपको क्लियर न हुआ पूछिए, अदरवाइज वी एंड द क्लास हियर. नो क्वेश्चन? ऑलराइट, तो वी विल स्टॉप. अल्लाह हाफिज. ओके सर. जज़ाकल्लाह सर. ओके.